हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब स्टडी। वेब स्टडी में आपका स्वागत है। मंथली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं जून 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में पूरे महीने के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक साथ कवर किया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सहायता की ज़रूरत है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला सवाल है, हाल ही में साहित्य अकादमी के द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो इसमें अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार की विनर कौन बनी है? तो ये अवार्ड मिला है नंदिनी सेनगुप्ता को, इनकी किताब द ब्लू हॉर्स के लिए। अगर हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार की बात करें तो ये सम्मान मिला है देवेंद्र कुमार को, इनकी पुस्तक 51 बाल कहानियां के लिए। इसके बाद अगला है साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार, और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इसकी विनर हैं के वैशाली, और इनको ये अवार्ड मिला है इनके मेमोयर या संस्मरण होमलेस के लिए। और हिंदी भाषा के लिए ये सम्मान मिला है गौरव पांडे को, इनके कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए। के बाद अगर साहित्य एकेडमी की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 1954 में, और साहित्य एकेडमी के द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 2010 में, और युवा पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 2011 में। अच्छा, युवा पुरस्कार उन लेखकों को दिया जाता है जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम हो। अगला सवाल है, किस भारतीय लेखक को हाल ही में पेन पिंटर प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है भारत की पहली बुकर प्राइज से सम्मानित ऑथर अरुंधति रॉय को। इनको 1997 में इनके डेब्यू नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज मिला था। हालांकि आजकल ये 2010 में कश्मीर को लेकर अपने एक बयान के चलते काफ़ी चर्चा में है, और इस अवार्ड के अनाउंसमेंट से कुछ ही दिन पहले भारत सरकार ने इन पे एंटी टेरर लॉ के तहत लीगल एक्शन लेने का फैसला लिया है। चलिए, इसके बाद अगर पेन पिंटर प्राइज की बात करें तो ये लंदन की एक संस्था इंग्लिश पेन के द्वारा 2009 में शुरू किया गया था, नोबेल प्राइज से सम्मानित लेखक हेरोल्ड पिंटर के नाम पे। अगला है विश्व हिंदी सम्मान। इस अवार्ड से हाल ही में किस लेखिका को सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड मिला। अच्छा, ये अवार्ड इनको पिछले साल ही 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेजेंट किया जाना था, जिसको पीजी में ऑर्गेनाइज किया गया था, पर इन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। इसलिए हाल ही में नेपाल में स्थित भारतीय दूतावास में एक हिंदी संवाद इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, और यहीं पे इनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्विट्जरलैंड के शहर जेनीवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 77वां सेशन ऑर्गेनाइज किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के किस संस्थान को नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है बेंगलुरु में स्थित नीमहंस नाम की एक संस्था को, जिसका पूरा नाम है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। नीमहंस भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी 2019 में। अच्छा, जेनीवा डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है, और यहीं पे हर साल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इस बार इसकी थीम है ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। अगला सवाल है, हाल ही में साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल के दौरान इस भारतीय फिल्म मेकर को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान मिला है भारतीय फिल्म मेकर विनोद गल्होत्रा जी को। इनको ये अवार्ड मिला है बच्चों के लिए सिनेमा के क्षेत्र में इनके असाधारण सहयोग के लिए। अच्छा, इस अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति भी हैं। चलिए, अगर बात साउथ अफ्रीका की चल रही है तो हाल ही में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में सिरिल रामाफोसा को री इलेक्ट किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 18वां एडिशन संपन्न हुआ है। इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान
किस भारतीय वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये सम्मान मिला है सुबैया नल्ला मुत्तू जी को। सुबैया नल्ला मुत्तू की अगर बात करें तो ये 5 बार के नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित फिल्म मेकर हैं, और इसके अलावा ये इसरो के साथ भी हाई स्पीड कैमरामैन के रूप में काम कर चुके हैं। अगला सवाल भी इसी मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड है। इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को गोल्डन कोंच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड जीता है गोल्डन थ्रेड नाम की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने, जिसको डायरेक्ट किया गया है निष्ठा जैन के द्वारा। चलिए, इसके अलावा अगर मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो ये हर 2 साल पे भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी 1990 में। अगला सवाल है, भारतीय सेना के 30वें प्रमुख के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? तो इंडियन आर्मी के नए चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इन्होंने रिप्लेस किया है जनरल मनोज पांडे को, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अच्छा, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इससे पहले इंडियन आर्मी के वाइस चीफ थे। इनके बाद अब भारतीय सेना के नए वाइस चीफ बने हैं NS राजा सुब्रमणी। इसके बाद हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? ये बनी है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। अगला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस या CBDT। इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इनका नाम है रवि अग्रवाल, और इन्होंने रिप्लेस किया है नितिन गुप्ता को। इसके बाद है फिक्की, जिसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी नई डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? ये बनी है ज्योति विज। अगर फिक्की की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा ट्रेड एसोसिएशन है, और ये इस्टेब्लिश किया गया था 1927 में। फिक्की का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके करंट प्रेसिडेंट हैं अनीस शाह। अगला सवाल है, हाल ही में मेक्सिको की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है? ये बनी है क्लॉडिया शेनबॉम, और इनको इस बार के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट परसेंटेज के हिसाब से मेक्सिको के इतिहास की सबसे बड़ी जीत मिली है। क्लॉडिया शेनबूम इससे पहले मेक्सिको सिटी की मेयर थीं, और प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने लोपेज ओब्राडोर को रिप्लेस किया है। जब मेक्सिको एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है मेक्सिको सिटी। अगला है नेटो या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके नए सेक्रेटरी जनरल के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? ये बने हैं नीदरलैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मार्क रटी, और इन्होंने रिप्लेस किया है जेंस स्टोल्टनबर्ग को, जो 2014 से इसके सेक्रेटरी जनरल के रूप में कार्यरत थे। अगर नेटो की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक मिलिट्री अलायंस है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1949 में। करेंटली इसके 31 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें इसी साल मार्च महीने में स्वीडन को इसके 31वें मेंबर के रूप में शामिल किया गया है। अगला सवाल है, किस भारतीय को हाल ही में 2024 के EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड मिला है वेल्लायन सुबैया जी को। इस अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले ये अब तक के केवल चौथे भारतीय हैं। इनसे पहले NR नारायण मूर्ति, उदय कोटक और किरण मजूमदार शॉ को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, वेलायन सुबैया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जिस भी कंपनी के हेड बनते हैं, उस कंपनी की प्रॉफिट को ये 2 से 3 गुना तक बढ़ा देते हैं, और इनके इसी उपलब्धि के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, किस भारतीय संस्थान को हाल ही में लंदन के सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन के द्वारा 2024 का रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? इस अवार्ड का विनर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और RBI को ये अवार्ड मिला है भारत के वित्तीय व्यवस्था में स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में इसकी मुख्य भूमिका के लिए। अगला सवाल है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 79वें सेशन के अध्यक्ष के रूप में किनको चुना गया है? तो ये बने हैं
फिलेमोन यांग, ये अफ्रीका में स्थित कैमरून देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है डेनिस फ्रांसिस को। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में डिक्लेयर किया है? तो ये किया गया है साल 2025 को। आप पूछेंगे 2025 ही क्यों चुना गया? तो 2025 से ठीक 100 साल पहले यानी 1925 में जर्मनी के एक वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग के द्वारा एक पेपर पब्लिश किया गया था जिसको क्वांटम मैकेनिक्स की नींव कहा जाता है। तो 2025 में इसके 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 रिलीज किया गया है। इसमें इस बार भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है 116 आउट ऑफ 163 कंट्रीज। जब पिछले साल इसमें भारत की रैंक थी 126। ग्लोबल पीस इंडेक्स की शुरुआत की गई थी 2008 में और 2008 से लेके अब तक आइसलैंड इसमें हमेशा टॉप पोजीशन पे रहा है। इस मैप को अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे ग्रीन कलर में दुनिया का सबसे पीसफुल कंट्री है आइसलैंड। आइसलैंड के बाद दूसरे नंबर पे है आयरलैंड और तीसरे नंबर पे है ऑस्ट्रिया। अगला सवाल है, हाल ही में आइसलैंड की नई प्रेसिडेंट के रूप में किनको चुना गया है? ये बनी है हाला टॉमस डॉटर। आइसलैंड की कैपिटल है रिक्यूविक। इसके बाद हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 रिलीज किया गया है। इस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 129 आउट ऑफ 146 कंट्रीज और पिछले साल इसमें भारत की रैंक थी 127 और इसमें भी टॉप पोजीशन पे है आइसलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है मेनली 4 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए, जिसमें है महिलाओं का स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी। इन सब को मिला के भारत का ओवरऑल स्कोर बना है 68.5% और वहीं टॉपर का स्कोर है 93.5%। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत वुमेन एम्पावरमेंट को लेके जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड से भारत को जेंडर पैरिटी अचीव करने में 134 साल लगेंगे। यानी भारत 2158 में फुल जेंडर पैरिटी अचीव कर पाएगा। इसके बाद है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी किया जाता है और इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 63 आउट ऑफ 120 कंट्रीज। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करें, इससे हमें ये पता चलता है कि हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ किस रफ्तार से जा रहे हैं। इसमें भी टॉप पोजीशन पे मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज ही हैं, जिसमें सबसे ऊपर है स्वीडन। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1971 में। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के शहर कॉलोनी में और इसका एनुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है स्विट्जरलैंड के ही शहर दावोस में। जब पिछले साल इस इंडेक्स में भारत की रैंक थी 67। अगला सवाल है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इस इंडेक्स के टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र पोर्ट कौन है? तो ये बना है विशाखापट्टनम पोर्ट और इसमें इसकी रैंक है 19th। इसमें टॉप पोजीशन पे है चाइना का यांशान पोर्ट। अगर सीपीपी इंडेक्स के टॉप 100 की बात करें तो इसमें भारत के टोटल 9 पोर्ट को शामिल किया गया है। अगला है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, जिसको येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें इस बार भारत की रैंक है 176 आउट ऑफ 180, जो कि एक बेहद खराब रैंकिंग है और भारत के खराब रैंकिंग की वजह है बैड एयर क्वालिटी और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। भारत ग्रीन हाउस गैस का थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है। इस इंडेक्स में टॉप पोजीशन पे है एस्टोनिया। जब पिछली बार ये इंडेक्स पब्लिश हुई थी 2022 में, उसमें भारत सबसे निचले पोजीशन पे था यानी 180th रैंक पे था।
इसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी और भारत ने पिछली बार इस इंडेक्स को रिजेक्ट कर दिया था। ओके, अगला सवाल है, हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे के दिन यानी 31 मई को एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। इस इवेंट के दौरान भारत में टोबैको कंट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किनको चुना गया है? तो ये बनी है भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु। वर्ल्ड नो टोबैको डे की इस बार की थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, यानी बच्चों को तंबाकू उद्योग से बचाना। चलिए, इसके बाद जून के कुछ इम्पोर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं और इसमें पहला है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। इस दिन को यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जो इस्टेब्लिश किया गया था 5 जून 1972 को। इस बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का होस्ट कंट्री है सऊदी अरब और इस बार इसकी थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। इसके अलावा इसका एक स्लोगन भी है आवर लैंड आवर फ्यूचर, वी आर हैशटैग जनरेशन रिस्टोरेशन। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को भारत में किस तरह सेलिब्रेट किया गया, अगर इसकी बात करें तो भारत सरकार ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन दो बर्ड सेंचुरीज नागी और नकटी को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया। ये दोनों बर्ड सेंचुरीज किस राज्य में लोकेटेड है? ये लोकेटेड हैं बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में स्थित झाझा फॉरेस्ट रेंज में। इन दोनों साइट्स को मिला के अब भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या हो गई है 82। अगला है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 7 जून को और इस बार इसकी थीम है फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में ताकि लोगों में खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाई जा सके। अगला है वर्ल्ड ओशन डे और ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 जून को। इस बार इसकी थीम है अवेकन न्यू डेप्थ। अच्छा, ओशन पूरी दुनिया का लगभग 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसके महत्व को लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 2008 में। अगला है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 जून को। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको स्पॉन्सर किया जाता है और इस बार इसकी थीम है लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। अच्छा, इस थीम में चाइल्ड लेबर को खत्म करने को लेके जिस कमिटमेंट की बात हो रही है उस कमिटमेंट का इस साल 25th एनिवर्सरी भी है। अगर उस कमिटमेंट की बात करें तो 1999 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कन्वेंशन ऑन वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर अडॉप्ट किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी अत्यंत बुरे प्रकार के चाइल्ड लेबर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि स्लेवरी, प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या और भी दूसरे हजार्डस एक्टिविटीज में बच्चों को इन्वॉल्व करना, इन सबको 2021 तक खत्म करने का टारगेट रखा गया था। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा हो नहीं पाया, इसलिए फिर से इस थीम के माध्यम से कहा जा रहा है कि लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर के लिए। इसके बाद इस महीने का अगला इम्पोर्टेंट डे है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ये सेलिब्रेट किया जाता है 17 जून को। ये 17 जून को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 17 जून 1994 को यूएनसीसीडी यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इस साल इसका 30वां एनिवर्सरी भी है। डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे की इस बार की थीम है आवर लेगेसी आवर फ्यूचर। अच्छा, इस बार डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे के सेलिब्रेशन पे यूएनसीसीडी के द्वारा महाराष्ट्र के एक किसान सिद्धेश सकोरे को लैंड हीरो के रूप में नामित किया गया है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे और ये मनाया जाता है 20 जून को। इस बार इसकी थीम है फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम।
यूएनजीए के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 2001 में और इसको स्पॉन्सर किया जाता है यूएनएचसीआर यानी यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी के द्वारा। बाद है इंटरनेशनल योगा डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है रिफ्यूजी डे के ठीक अगले दिन यानी 21 जून को। योगा डे के बारे में आपको पता होगा कि भारत ने ही यूनाइटेड नेशंस में इसका प्रपोजल रखा था 2014 में जनरल असेंबली के 79वें सेशन में, और 2015 में ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। इस बार इसकी थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अगला है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है 23 जून को। आप पूछेंगे 23 जून को ऐसा क्या है? तो 23 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया था और इसके 2 साल बाद यानी 1896 में ग्रीस के शहर एथेंस में पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज किया गया था। 23 जून को आईओसी का हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। और आपको पता होगा अभी करेंटली समर ओलंपिक्स का 33वां एडिशन चल रहा है फ्रांस के शहर पेरिस में, जिसकी बात हम अगले महीने के करंट अफेयर्स में करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत से आपके लिए इतनी सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। चलिए वापस आते हैं ओलंपिक डे पे। तो ओलंपिक डे को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1948 में और इस बार इसकी थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आईओसी का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के शहर ल्यूसान में। इसके बाद इस महीने का आखिरी इम्पोर्टेंट डे है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे और ये सेलिब्रेट किया जाता है 29 जून को। इस दिन को हम लोग पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित भारत के महान वैज्ञानिक पीसी महलनोबिस का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। पीसी महलनोबिस को फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। इन्हीं की कृपा से 1931 में इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट का गठन हो पाया था। इसके अलावा ये भारत के पहले प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी थे। भारत की आज़ादी के बाद का जो इकोनॉमिक प्लानिंग था उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की शुरुआत हुई थी 2007 में और इस बार इसकी थीम है यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। चलिए इसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं और इसमें पहला सवाल है हाल ही में संपन्न हुए आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारत के किस शूटर ने गोल्ड मेडल जीता है? इनका नाम है सरबजोत सिंह। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा इस वर्ल्ड कप में भारत की सिप कौर सामरा, इन्होंने वुमेन्स 50 मीटर राइफल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत इस वर्ल्ड कप में 2 मेडल्स जीतकर चाइना और नॉर्वे के बाद तीसरे नंबर पे रहा है। अच्छा, तीसरे स्थान पे भारत के साथ फ्रांस भी है। अगर आईएसएसएफ वर्ल्ड कप की बात करें तो ये ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे प्रेस्टिजियस शूटिंग टूर्नामेंट है जिसको आईएसएसएफ यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। आईएसएसएफ का हेडक्वार्टर है जर्मनी के शहर म्यूनिक में और यहीं पे इस बार इस वर्ल्ड कप को होस्ट किया गया है। अच्छा, इससे पिछले वाले एडिशन को मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप का अपना पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। अच्छा, आईएसएसएफ इस्टेब्लिश हुआ था 1907 में और आईएसएसएफ के द्वारा इस वर्ल्ड कप की शुरुआत की गई थी 1986 में। अगला है फ्रेंच ओपन 2024 जिसको रोलैंड गैरोस टेनिस टूर्नामेंट भी कहा जाता है। ये इस साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है जिसको हाल ही में फ्रांस के शहर पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया है। इस बार फ्रेंच ओपन के मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने और इन्होंने इसमें हराया है जर्मनी के एलेक्जेंडर जेरेव को। कार्लोस अल्कराज का ये पहला फ्रेंच ओपन टाइटल है और तीसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। इससे पहले ये 2022 का यूएस ओपन और 2023 का विंबलडन जीता था। इसके बाद है फ्रेंच ओपन का वुमेन्स सिंगल्स और ये जीता है वर्ल्ड नंबर 1 फीमेल टेनिस प्लेयर ईगा स्वातेक और इन्होंने इसमें हराया है इटली के जैस्मिन पाउलिनी को।
ईगा स्वातिक पोलैंड की खिलाड़ी हैं और ये इनका अब तक का चौथा फ्रेंच ओपन टाइटल है। ये 2020, 2022, 2023 और 2024 के फ्रेंच ओपन टाइटल की विनर हैं और ये इनका लगातार तीसरा फ्रेंच ओपन टाइटल भी है, यानी फ्रेंच ओपन का हैट्रिक। के अलावा ये 2022 के यूएस ओपन की भी विनर हैं, यानी टोटल 5 ग्रैंड स्लैम इनके नाम है। इसके बाद है फ्रेंच ओपन के मेंस डबल्स का खिताब और ये जीता है एल साल्वाडोर के मार्सेलो अरिवालो और क्रोएशिया के मेट पाविक की जोड़ी ने। और वुमेन्स डबल्स की विनर हैं अमेरिका की कोको गॉफ और चेक रिपब्लिक की कैटरीना सिनियाकोवा। अच्छा, यूएस की कोको गॉफ पिछले साल यूएस ओपन के वुमेन्स सिंगल्स की विनर बनी थी और अब फ्रेंच ओपन का डबल्स जीतने के बाद ये ग्रैंड स्लैम के सिंगल्स और डबल्स दोनों ही टाइटल्स जीतने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। चलिए, इसके बाद है फ्रेंच ओपन का मिक्स्ड डबल्स और ये टाइटल जीता है जर्मनी के जिकेमुंड और फ्रांस के रॉजर वेसलिन ने। अगला सवाल है, हाल ही में फाइड वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप को होस्ट किया गया था गुजरात के कैपिटल गांधीनगर में। तो इस चैंपियनशिप में गर्ल्स सेक्शन की विनर कौन बनी है? ये खिताब जीता है भारत की दिव्या देशमुख ने। दिव्या देशमुख नागपुर से हैं और ये इस पूरे चैंपियनशिप के दौरान अनबीटेन रही हैं। इस चैंपियनशिप को जीतने के बाद ये फाइड अंडर 20 रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 2 खिलाड़ी बन गई हैं। इसके अलावा ये कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणवल्ली और सौम्या स्वामीनाथन के बाद फाइड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाली चौथी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। इसके बाद अगर फाइड वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप के ओपन सेक्शन की बात करें तो ये जीता है कजाकिस्तान के काजीबेक नॉगरबेक ने। अगला सवाल है, हाल ही में आर्चरी वर्ल्ड कप का तीसरा स्टेज संपन्न हुआ है टर्की के शहर अंटालिया में। इसमें भारत ने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं? इसमें भारत ने टोटल 4 मेडल्स जीते हैं, जिसमें एक गोल्ड, एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। और ये एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है भारत की वुमेन्स कंपाउंड टीम ने, जिसमें अदिति स्वामी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और परनीत कौर शामिल हैं। इसके अलावा एक सिल्वर मेडल जीता है प्रियांश ने और दोनों ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है धीरज बोम्मा दावड़ा ने। अच्छा, आर्चरी वर्ल्ड कप को वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के शहर ल्यूसान में। अगला है ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024। इसमें भारत ने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं? तो इसमें भारत ने टोटल 7 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड मेडल शामिल हैं। और इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं नैना जेम्स, जिन्होंने वुमेन्स लॉन्ग जंप इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद हैं अंकेश चौधरी, इन्होंने 800 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है। और डीपी मनु ने मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, इन तीनों में नैना जेम्स का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने जापान के सुमेर हाता को हराया है, जो लॉन्ग जंप में एशिया के करंट चैंपियन भी हैं। इसके बाद है पावो नुर्मी गेम्स 2024, जो हाल ही में फिनलैंड के शहर तुर्कू में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने इसमें जीता है गोल्ड मेडल और इसमें इनका थ्रो था 85.97 मीटर्स का। अच्छा, नीरज चोपड़ा करेंटली ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन दोनों हैं और अभी 2024 का ओलंपिक शुरू हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि अगले महीने के करंट अफेयर्स में इनके दोबारा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की चर्चा करें। फिलहाल बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला है WTT कंटेंडर सीरीज, जिसको हाल ही में WTT यानी वर्ल्ड टेबल टेनिस के द्वारा नाइजीरिया के शहर लागोस में होस्ट किया गया है। इसमें वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है भारत की श्रीजा अकुला ने और इस जीत के बाद ये WTT कंटेंडर का सिंगल्स टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। अच्छा, सिंगल्स के साथ साथ इन्होंने अर्चना कामत के साथ वुमेन्स डबल्स का भी टाइटल जीता है। इसके अलावा अगर WTT कंटेंडर के मेंस डबल्स की बात करें तो ये भी एक भारतीय जोड़ी ने जीता है, हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की जोड़ी ने।
और ये जोड़ी भी कंटेंडर सीरीज का मेंस डबल्स टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय जोड़ी बने हैं। अगला है यूएफसी यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। ये एक तरह का मिक्स्ड मार्शल आर्ट गेम है। तो सवाल है कि यूएफसी मैच जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बनी है। ये बनी है उत्तर प्रदेश की पूजा तोमर। इन्होंने यूएफसी के अपने डेब्यू फाइट में ब्राजील के रियान डॉस सेंटोस को हराकर ये इतिहास रचा है। यूएफसी को होस्ट किया गया था यूएस के शहर लुइसविले में। पूजा तोमर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैं और ये 5 बार नेशनल वुशु चैंपियन भी रह चुकी हैं। पूजा तोमर को साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है इक्वेस्ट्रियन या घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। ये बनी है कोलकाता की श्रुति वोरा। अच्छा, इक्वेस्ट्रियन खेल में डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से 1 से 5 स्टार तक का इवेंट होता है और इससे पहले भारत के खिलाड़ी अब तक 2 स्टार तक का इवेंट जीत पाए थे। तो श्रुति वोरा 3 स्टार इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय हैं और ये कीर्तिमान इन्होंने हाल ही में संपन्न हुए एफआई ड्रेसेज वर्ल्ड कप में हासिल किया है, जिसको यूरोपीय देश स्लोवेनिया के शहर लिपिका में होस्ट किया गया था। अच्छा, 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स को ही CDI 3 इवेंट कहा जाता है। और इसके अलावा FEI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स। चलिए, इसके बाद अपना अगला सवाल है, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा भारत के किस शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया गया है। तो ये बना है केरल का शहर कोझिकोड। और कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बना है। जब पिछले साल ही कोझिकोड को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया था, लिटरेचर की ही कैटेगरी में। इसके अलावा केरल से रिलेटेड एक और न्यूज़ है कि हाल ही में केरल असेंबली ने केरल का नाम बदलने को लेके एक बिल पास किया है। इस बिल के अनुसार केरल का नया नाम क्या होने वाला है, इसका जवाब आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा भारत के किस शहर को क्राफ्ट सिटी के रूप में नामित किया गया है। ये बना है जम्मू कश्मीर का शहर श्रीनगर। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी 2014 में और श्रीनगर इस लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का चौथा शहर है। इससे पहले जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर, इन तीनों शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिल चुका है। अच्छा, श्रीनगर को भी 2021 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में क्रिएटिव सिटी की कैटेगरी में शामिल किया गया था। इसके अलावा अगर वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की बात करें तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में और इसका हेडक्वार्टर है कुवैत। चलिए, इसके बाद इस महीने में 2-3 किताबें काफ़ी चर्चा में रही हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। इसमें पहला है सोर्स कोड माय बिगनिंग्स। ये किताब किनके द्वारा लिखी गई है। इस बुक के ऑथर हैं बिल गेट्स और ये बिल गेट्स का संस्मरण है, जिसमें इन्होंने अपने बचपन से लेके 20 साल की उम्र में कॉलेज ड्रॉप आउट करने तक की कहानी लिखी है। ये 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट होने के बाद अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलके एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा, जिसको आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जानते हैं। के बाद अगला बुक है फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल और इस बुक की ऑथर हैं अल्पना खिलावाला। ये रिजर्व बैंक में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की हेड थी और 1992 से 2019 तक का काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा है इनका। इस दौरान इन्होंने कई सारे गवर्नर्स के साथ काम किया और उन्हीं से रिलेटेड छोटे छोटे किस्से इस बुक के माध्यम से इन्होंने शेयर किया है। इसके अलावा इनके टेन्योर के दौरान जो भी बड़ी घटनाएं हुई थी, चाहे वो हर्षद मेहता स्कीम हो या केतन पारेख स्कीम हो या फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की कहानी हो, इन सभी घटनाओं का जिक्र इस बुक में किया गया है। इसके बाद अगला है भारत के लेजेंडरी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की आत्मकथा, जिसका टाइटल है आई हैव द स्ट्रीट्स टी क्रिकेट स्टोरी। इस बुक के को ऑथर कौन है। तो इस किताब को आर अश्विन ने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सिद्धार्थ मोंगा के साथ मिलकर लिखा है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के महान सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ जी का निधन हुआ है।
ये संगीत के किस घराना से बिलोंग करते थे? तो इनका संबंध था सेनिया मेहर घराना से। अगर इनके अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड और 2019 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनके बाद पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित भारत के महान क्लासिकल डांसर सीवी चंद्रशेखर जी का भी निधन हुआ है। ये भारत के किस क्लासिकल डांस फॉर्म से रिलेटेड थे? इनका संबंध था भरतनाट्यम से। और अगर इनके अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो 2011 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2015 में संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में किस एस्ट्रोनॉट ने स्पेस में 1000 दिन पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया है? ये रिकॉर्ड बनाया है रशिया के एस्ट्रोनॉट ओलेग कोनोनेंको ने। अच्छा, इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं अपने फरवरी महीने के करंट अफेयर्स में, जब इन्होंने अपने ही साथी गेनाडी पेडाल्का का 878 दिन का रिकॉर्ड तोड़ा था। और गेनाडी पेडाल्का ने ये रिकॉर्ड बनाया था 2015 में। अगला सवाल है, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा एक घोषणा की गई है कि जल्द ही भारत अपना खुद का डीप सी मिशन लॉन्च करने वाला है। और इस तरह की अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाला भारत दुनिया का छठा देश बन जाएगा। इस डीप सी मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है समुद्रयान। और इस मिशन में जिस समरसेबल व्हीकल का यूज किया गया है उसका नाम है मत्स्य 6000। इसमें 6000 का मतलब है कि यह वेसल समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जाके एक्सप्लोरेशन का काम कर सकता है। मत्स्य को डेवलप किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि लोकेटेड है चेन्नई में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के ही अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने रेड फ्लैग नाम के एक मल्टी नेशन मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। ये एक्सरसाइज कहाँ पे होस्ट किया गया था? तो ये हुआ था यूएस के अलास्का में। 16 दिन का ये एक्सरसाइज था जिसमें भारतीय वायुसेना की तरफ से रफाल फाइटर जेट को अमेरिका भेजा गया था। अगला है जिमेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2024, जो भारत और जापान के बीच कराया जाता है। ये एक्सरसाइज इस बार होस्ट किया गया है जापान के शहर योकोसुका में। और इसमें भारतीय नौसेना की तरफ से आईएनएस शिवालिक ने हिस्सा लिया है। अगला सवाल है, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? तो ये बने हैं विक्रम मिश्री। और इन्होंने रिप्लेस किया है विनय क्वात्रा को। विक्रम मिश्री की अगर बात करें तो ये सचिव जी बनने से पहले डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा ये भारत के 3 प्रधानमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, जिसमें भारत के करंट पीएम भी शामिल हैं। और इनके अलावा मनमोहन सिंह और आईके गुजराल के भी प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। के बाद है ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में इसके नए सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है अतुल कुमार चौधरी को। ये इससे पहले यूआईडीएआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यरत थे। चलिए, इसके बाद है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो हाल ही में नीट एग्जाम्स में पेपर लीक को लेके काफी चर्चा में रहा है। इसके नए महानिदेशक के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? तो ये बने हैं रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर प्रदीप सिंह खरोला। और इन्होंने रिप्लेस किया है सुबोध कुमार सिंह को। अच्छा, नीट एग्जाम्स में जो इरेगुलरिटीज हुई हैं उसको लेके सरकार ने 7 सदस्यों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है कि एनटीए एग्जाम्स में पारदर्शिता लाई जा सके। इस कमेटी का नाम रखा गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रिफॉर्म पैनल। इसका चेयरमैन किनको बनाया गया है? इसके चेयरमैन के रूप में इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन जी को अपॉइंट किया गया है। इनके अलावा इस कमेटी में जो बाकी 6 मेंबर्स हैं उसमें एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल हैं। अच्छा, अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात करें जिसकी अभी खुद की टेस्टिंग चल रही है, का गठन किया गया था 2017 में। अगला सवाल है, बॉलीवुड के किस एक्ट्रेस को हाल ही में संपन्न हुए
न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के दौरान बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। ये अवार्ड जीता है सान्या मल्होत्रा ने मिसेज फिल्म में इनके परफॉर्मेंस के लिए। मिसेज फिल्म एक मलयालम मूवी द ग्रेट इंडियन किचन का रीमेक है। के बाद है हाल ही में लंदन में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कॉमनवेल्थ देशों के लगभग 7,000 पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया। पर इसकी ओवरऑल विनर एक भारतीय बनी है और इनका नाम है संजना ठाकुर। संजना ठाकुर मुंबई से बिलोंग करती हैं और जिस शॉर्ट स्टोरी के लिए इनको ये प्राइज मिला है उसका टाइटल है ऐश्वर्या राय। अगला सवाल है, किस भारतीय मूल के अमेरिकी ने इस साल का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट जीता है? ये जीता है 12 साल के बृहत सोमा ने। अगला सवाल है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा मसूरी में भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। इस इवेंट का नाम क्या रखा गया था? तो इस इवेंट का नाम था नक्षत्र सभा। अगला सवाल है, हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के द्वारा किस पब्लिक सेक्टर कंपनी को नवरत्न स्टेटस दिया गया है? भारत का नया नवरत्न कंपनी बना है मजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स और ये भारत का 18वां पीएसयू है जिसको नवरत्न कंपनी की लिस्ट में शामिल किया गया है। उसके बाद अगला है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका इसी साल 26 जून को गोल्डन जुबली भी सेलिब्रेट किया गया है और इसी सेलिब्रेशन के दौरान भारत सरकार ने इसे मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस ग्रांट किया है। मिनी रत्ना में एक्चुअली दो कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। अगर मिनी रत्ना कंपनी के कुल संख्या की बात करें तो भारत में टोटल 74 मिनी रत्ना कंपनी हैं, जिसमें 62 कैटेगरी 1 में हैं और 12 कैटेगरी 2 में। इसके अलावा भारत में टोटल महारत्ना कंपनी की संख्या है 13 और नवरत्न कंपनी अब हो गए हैं 18। अगला सवाल है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है असम की सरकार ने। इस योजना के तहत राज्य की 10 लाख गर्ल्स स्टूडेंट को एजुकेशन के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि राज्य में बाल विवाह को कम किया जा सके, जो इस योजना का मुख्य उद्देश्य भी है। चलिए इसके बाद आज का अपना आखिरी सवाल है, उड़ीसा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में उड़ीसा राज्य के इतिहास में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और इसके नए चीफ मिनिस्टर के रूप में राज्य के ट्राइबल लीडर मोहन चरण मांझी को चुना गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है बीजू जनता दल के नवीन पटनायक को, जो पिछले 24 साल से लगातार यहाँ के मुख्यमंत्री थे। चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।